हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 39। कौन सी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 39 देखने वाले हैं। किसकी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 39 हम देख रहे हैं। अध्याय 19 की कुछ धाराएँ बची हैं, बाकी धाराएँ हम देख चुके हैं। अब देखते हैं जो धाराएँ बची हुई उनको देख लेते हैं जल्दी से। तो धारा 19 किससे संबंधित है? धारा 19 संबंधित है सेशन न्यायालय के साक्ष्य विचारण से। किसके द्वारा? जो सत्र न्यायालय होता है उसके द्वारा जो साक्ष्य होते हैं, जो क्या गवाह वगैरह होते हैं, उनका विचारण करना, इससे क्या है, ये संबंधित है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के धारा 257। धारा कौन सी? धारा 257। धारा 257 में क्या लिखा है? धारा 257 में लिखा है बहस। क्या लिखा हुआ? बहस लिखा हुआ है। बहस लिखा हुआ, बस इतना लिखा हो। तो इसका बहस का मतलब क्या होता है? धारा 227 के अनुसार सॉरी 257 के अनुसार बहस का मतलब क्या होता है कि जब कोर्ट में जब क्या होता है, जब कोर्ट में जब गवाह और जो मुजरिम दोनों होते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, तब वो क्या करते हैं? कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में कब जाते हैं? जब क्या होता है कि जब जो मान लीजिए का व्यक्ति कौन है? अपराधी है। अपराधी है। और खा व्यक्ति कौन है? खा व्यक्ति पीड़ित है। क्या है? पीड़ित है। तो जब ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये दोनों कोर्ट में जाएंगे। क्या? कोर्ट में जाएंगे तो क्या इसके भी गवाह होंगे और इसके गवाह होंगे। तो इन दोनों के गवाहों की जो गवाहों कि जब क्या कोर्ट का क्या कर लेगा? बयान ले लेगा, उनकी क्या कर लेगा? जांच कर लेगा। जब इन दोनों गवाहों की जांच हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जो बचाव पक्ष के और जो दोनों पक्ष के हैं, उन दोनों पक्षों के गवाहों की क्या हो जाएगी? जांच हो जाएगी। जांच होने के बाद क्या होती है? बहस प्रक्रिया होती है। क्या? जांच होने के बाद क्या होती है? बहस प्रक्रिया होती है। इस बहस प्रक्रिया में क्या होता है? जो अभियुक्ता होता है, कौन? अभियुक्ता मतलब वकील होता है। कौन? वकील। जो कौन होता है? वकील होता है। वो क्या करेगा? वो जो मामला होगा, जो भी मामला होगा, उस मामले का क्या, जो पूरा सारांश बताएगा। क्या बताएगा? उस मामले का सारांश बताएगा। क्या? सारांश बताएगा, ताकि सबको पता चले। उस पूरे मामले का क्या सारांश बताएगा। सारांश बताने के बाद क्या होगा? फिर उससे क्या पूछा जाएगा? एक दूसरे, फिर उसमें सवालात बहस होगी। ये जो अपराधी का वकील होगा वो पीड़ित से पूछेगा, जो पीड़ित वाला होगा वो किससे? अपराधी से पूछा जाएगा। अपराधी के गवाहों से बयान होंगे। तो उसमें बयानात होते हैं, उसमें बयान होते हैं। तो उसमें इसके बाद क्या होता है? अभियुक्त जो होता है, जो जो अभियुक्त का जो प्रतिनिधि है, या जो अभियुक्त है, या जो अभियुक्त का प्रतिनिधि है, कौन? जो अभियुक्त या तो ये या ये, इन दोनों या इन दोनों के क्या प्रतिनिधि, तो क्या करते हैं? वो जवाब देते हैं। क्या करते हैं? जवाब देते हैं। क्या करते हैं? जवाब देते हैं एक दूसरे के। तो ये क्या बोलते हैं? इसे बहस बोलते हैं। जब दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होते हैं तो एक दूसरे को सवाल जवाब करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बहस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बहस बोलते हैं। बहस कितने में? बहस है 257। धारा 257 में क्या है? बहस बताई गई है। क्या? बहस बताई गई कि बहस क्या है, किसमें? 257 में बहस। अब देखते हैं धारा 258। धारा 258 में क्या है? धारा 258 कहती है दोष मुक्ति। क्या? दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। अब दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय कौन लेगा? दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय कौन लेता है? दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय कौन लेता है? जो न्यायाधीश होता है। कौन? जो कौन लेता है? जो न्यायाधीश होता है। कौन? न्यायाधीश होता है। कौन होता है? जो न्यायाधीश होता है। वो क्या करता है? दोष सिद्ध है या दोष मुक्त है, व्यक्ति को बरी करना है या व्यक्ति को सजा देनी है, तो कौन निर्णय करेगा? इसका निर्णय करता है न्यायाधीश। कौन करता है? इसका निर्णय न्यायाधीश करता है। लेकिन ये किस आधार पर करता है? तो इसको भी क्या, कुछ उसके आधार होते हैं, जो जिनके आधार पर क्या करता है? वो निर्णय लेता है। तो इसमें क्या होता है? जब क्या होता है, जो धारा 57 में जो बहस होती है, जो तर्क वितर्क होते हैं, क्या होते हैं? तर्क वितर्क होते हैं। और जो विधि के द्वारा जो बिंदु होते हैं, तो उनका क्या, उनको सुनने के बाद क्या करता है? जो न्यायाधीश होता है, जो तर्कों और जो विधि के बिंदु हों, उनको सुनने के बाद क्या करता है? न्यायाधीश क्या करता है? मामले में जल्द से जल्द क्या करता है? सुनने के बाद मामले में न्यायाधीश क्या करता है? जल्दी से जल्दी क्या निर्णय लेता है? क्या निर्णय देता है। जब सुनता है उसके बाद क्या, फिर निर्णय देता है। क्या करना? निर्णय देता है। और इसमें क्या होता है? मामले में निर्णय लेने के लिए जो तर्कों को पूरा होने की जो तारीख होती है, क्या, जब तर्क क्या होते हैं? जब तर्क पूरे हो जाते हैं, जिस तारीख को तर्क पूरे हो जाते हैं, तो उस निर्णय को सुनाने के लिए किस मजिस्ट्रेट के पास
न्यायाधीश के पास, किसके पास, न्यायाधीश के पास, जो जिस तारीख को क्या तर्क पूरे हो उस तारीख से क्या, उस तारीख से कितने 30 दिन तक, कितने 30 दिन के अंदर, कितने 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर उसे क्या करना होगा, उसे निर्णय सुनाना होगा। क्या करना होगा, उसे 30 दिन के अंदर क्या करना होगा, निर्णय सुनाना होगा। क्या करना होगा, 30 दिन के अंदर उसे निर्णय सुनाना होगा। यदि कोई खास बात है क्या, या कोई खास वजह है, कोई क्या खास वजह है, कोई खास वजह है तो कितने दिन, तो कितने 60 दिन तक, कितने 60 दिन के अंदर, कितना 60 दिन के अंदर सुनाना पड़ेगा। कितने 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर निर्णय सुनाना होगा। क्या होगा, 60 दिन के अंदर सुनाना होगा। तो इसमें क्या होगा, यदि जो अभियुक्त है वो कौन, जो अभियुक्त है वो क्या, यदि दोष सिद्ध पाया जाता है, क्या यदि दोष सिद्ध पाया जाता है तो उसे क्या किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। क्या सजा दी जाएगी। यदि दोष मुक्त पाया जाता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे रिहा कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। यदि दोष सिद्ध पाया जाता है तो सजा दी जाएगी, और दोष मुक्त पाया जाता है तो उसे क्या रिहा कर दिया जाएगा। तो ये बताती है धारा 258, धारा 258 बताती है कि दोष सिद्धि और दोष मुक्ति का निर्णय कौन लेगा और किस तर्कों पर लेगा और किस आधार पर लेगा। तो ये कौन लेगा, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश लेगा। कौन, जो वहाँ का न्यायाधीश होगा। कौन सा, सेशन न्यायालय का, जिस न्यायालय में होगा, सेशन न्यायालय का है तो सेशन न्यायालय का न्यायाधीश या सत्र न्यायालय का न्यायाधीश क्या करेगा, निर्णय देगा। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, या कोई खास वजह है तो कितने 60 दिन के अंदर। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 259, धारा 259 क्या कहती है, धारा 259 में क्या, धारा 259 में पूर्ण दोष सिद्धि, क्या पूर्ण दोष सिद्धि है। किसमें, धारा 259 में क्या है, पूर्ण दोष सिद्धि है। इसका मतलब क्या है, पूर्ण दोष सिद्धि का मतलब क्या है, ये जो पूर्ण दोष सिद्धि है लेकिन ये उन मामलों से जुड़ी होती है जिनमें कौन, जो दोष सिद्धि है जो जुड़ी है, जो कि जिसमें क्या करता है, अभियुक्त जो होता है, अभियुक्त होता है वो क्या करता है, इनकार करता है। क्या करता है, इनकार करता है। उससे क्या है, ये उससे जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, जिसमें अभियुक्त क्या करता है, इनकार करता है। इनकार करता है तो क्या करता है, इस धारा के मुताबिक क्या करता है, न्यायाधीश को क्या होता है, जो न्यायाधीश को जो पूर्ण दोष सिद्ध है, तो इसमें क्या है, जो न्याय कौन है, जो न्याय, इसमें क्या कर सकता है, न्यायाधीश क्या करता है, जो कथित है, जो क्या है, जो पहले से क्या है, जो दोष सिद्ध है, जो क्या है, जो व्यक्ति पहले से दोष सिद्ध है उस पर केवल क्या तभी साक्ष्य लेने की अनुमति है। क्या, जो दोष सिद्ध है उस पर तभी साक्ष्य लेने की, या दोबारा मतलब उस पर क्या साक्ष्य लेकर दोबारा से उस पर प्रक्रिया जारी करने की तभी अनुमति है जब क्या हो, अभियुक्त को विशिष्ट धाराओं के तहत दोषी ठहराया जाए। क्या, कोई विशिष्ट धारा, कोई अधिक, कोई अन्य धारा लगा के, कोई ऐसी धाराएं जिसमें क्या उसको सुनना जरूरी हो, तब उसको क्या होगा, तब उस पूर्ण दोष सिद्धि को फिर से उस पर क्या किया जाएगा, पुनर्विचार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पुनर्विचार किया जाएगा। कैसे, कोई जो साक्ष्य तभी उसके बारे में लिए जाएंगे, जब तक क्या, जब तक नहीं तो वो कैसा रहेगा, जो दोष सिद्ध है उसका वही दोष वही चलता रहेगा। क्या, वही चलता रहेगा जब तक जो दोष में वो सजा काट रहा है उससे बड़ा दोष नहीं होगा। क्या होगा, बड़ा दोष नहीं होगा या बड़ा अपराध नहीं होगा। यदि उससे छोटे अपराध हैं तो वही अपराध में वो सजा काटेगा। तो ये धारा बताती है 259, धारा कौन सी, धारा 259 धारा। चलिए धारा देखते हैं, धारा 260, धारा 260 क्या कहती है। इसके बाद धारा 260 के बाद खत्म, ये क्या होगा, अध्याय 19 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अध्याय 20। तो देखते हैं धारा 260, धारा 260 क्या कहती है। धारा 260 में क्या, धारा 222 कौन सी धारा, इसी की किसकी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 222 की उपधारा कौन सी, उपधारा 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया, किन में, संस्थित मामलों में प्रक्रिया, जिनमें संशय हो, कैसा हो, जिनमें कोई संशय हो उस मामले में क्या हो, प्रक्रिया। तो इसमें क्या बताया कि जो धारा कौन सी 222 है, कौन सी जो धारा 222 है उसकी कौन सी उपधारा 2 के अधीन इस किसी अपराध को संज्ञान लेने के लिए सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय को किसके आधार पर, ये पुलिस रिपोर्ट के आधार पर क्या करेगी,
दोबारा से उस पर विचार करेगी। क्या करेगी? दोबारा से विचार करेगी। जो कौन है? जो धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन यदि कोई अपराध है तो उसमें संज्ञान लेने के लिए जो मजिस्ट्रेट है, क्या जो मजिस्ट्रेट है वो क्या, जो पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं, जो पुलिस रिपोर्ट है उसके आधार पर क्या करेगी? विचार करेगी। उस धारा के उसके आधार पर क्या करेगी? जो संशोधित मामला है उस पर क्या करेगी? विचार करेगी। क्या करेगी? उस पर मामले पे क्या करेगी? ये विचार करेगी। इस धारा में क्या है? इस धारा में क्या बताया गया है? इस धारा में और भी क्या बताया गया कि जो मामले इस धारा की जो अगर कोई कैसे संस्थित मतलब जैसे रेप जैसा कोई मामला है तो उसमें क्या है? उस मामले की विचारण किस में होगा? उस मामले का विचारण सभी ऐसे जो रेप जैसे मामले हैं उन सभी मामलों का विचारण क्या होगा? बंद कमरे के अंदर होगा। क्या? बंद कमरे के अंदर होगा। क्या होगा? बंद कमरे के अंदर होगा। यदि उनका जो कोई है जो पक्षकार है ऐसा चाहे, यदि कोई पक्षकार जो मतलब जो उनके परिवार या जो पक्ष है जो कौन है अब जो पीड़ित है वो चाहे कि अपनी लाज वगैरह जो है उसको बचाने के लिए, तो वो क्या करे? उसको बंद कमरे के अंदर भी किया जा सकता है। क्या? बंद कमरे के अंदर किया जा सकता है। और ऐसा ये कौन? ये उसके आवेदन पर कौन? न्यायालय है जो को न्यायाधीश है वो ऐसा ठीक समझे तो ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है? बंद कमरे में विचार किया जा सकता है। तो यहाँ पे अध्याय 19 हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए अध्याय 20 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं अध्याय 20। अध्याय 20 किससे संबंधित है? अध्याय 20 संबंधित है किससे? मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेटों द्वारा। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेटों के द्वारा। किनका? जो वारंट मामले हैं उनका क्या करना? विचार करना। उनका विचारण किससे संबंधित है? ये धारा अध्याय 20 में। तो इसका देखने का इसमें का भाग में बटा हुआ है। तो क्या? ये पुलिस रिपोर्ट से संबंधित मामले किससे? जो पुलिस रिपोर्ट की जो संस्थित मामले हैं, जो संदिग्ध या जो कैसे ज्वलनशील मामले हैं, जो ताजे मामले हैं, उन मामलों को क्या करना? विचार करना। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। चलिए देखते हैं धारा 261। धारा 261 में क्या है? धारा 261 कहती है धारा 230 का अनुपालन। किसका? धारा 230 का अनुपालन। इसमें क्या होगा? जो मजिस्ट्रेट होगा कौन? जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट वारंट को मामले में मुकदमा की शुरुआत करने के लिए क्या करेगा? जो मामले हैं उन पर क्या शुरुआत करने के लिए उसको क्या किस आधार पर कर सकता है? उसकी इसमें क्या है? प्रक्रिया है। तो उसके कुछ चरण भी होंगे। तो उसमें क्या, जैसे जो पुलिस के द्वारा रिपोर्ट की गई है तो वो किस आधार पर करेगा? वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उसका क्या आगे का मामला जारी करेगा। पुलिस रिपोर्ट के किसके आधार? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। और क्या होगा? यदि अभियुक्त को के पेश होने में क्या है? अगर अभियुक्त पेश हो जाता है तो वो किसके? धारा 230 के मुताबिक काम करेगा। क्या करेगा? अभियुक्त पेश हो जाता है तो उसके किसके अनुसार? धारा 230 के अनुसार वो क्या करेगा? उसमें विचार करेगा। क्या करेगा? उसमें विचार करेगा। तो देखते हैं धारा 262। धारा 262 में क्या है? जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो अभियुक्त है उसको क्या आरोप मुक्त करने का अधिकार है। इसमें क्या है? जो कौन जो अभियुक्त है उसको क्या जो कौन है? मजिस्ट्रेट को क्या है? अभियुक्त को दोष मुक्त या उसको रिहा करने का क्या है? अधिकार है। उसको क्या है? रिहा करने का क्या अधिकार है? क्या? रिहा करने का अधिकार है। लेकिन वो ऐसा कब कर सकता है? वो क्या जो जब उसके दस्तावेज मिल जाएंगे। क्या? जो दस्तावेज मिलने के ऐसा आवेदन कब कर सकता है जो अभियुक्त है उन्मोचन के लिए? वो इसमें बताया गया कि जब वो तब कर सकता है जब दस्तावेज मिल जाए। क्या? दस्तावेज के मिलने के कितने? 60 दिन के भीतर। कितने? 60 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 60 दिन के भीतर। 60 दिन के भीतर वो क्या कर सकता है? वो आवेदन कर सकता है। क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। तो ये धारा 262 थी। थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।